रामू सेठ हजारी के यहाँ काम किया करता था। सेठ हजारी लोगों को कर्जे पर पैसा दिया करता था। सेठ हजारी कर्ज के अपने असूलों का बड़ा पक्का था। अगर कोई टाइम से उसका कर्जा ना लौटा था तो वो उस कर्ज का दुगना कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन रामू की पत्नी विधि उससे बोलती है, अरे सुनिए जी, आप हमारी सेठ से कहकर अपनी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा क्यों नहीं लेते? अरे इतने साल हो गए हैं उनके यहाँ काम करते हुए, अब इतने पैसों में घर चलाना बड़ा ही मुश्किल है। विधि बोल तो दूं, लेकिन डर लगता है कहीं सेठ जी मुझे काम से ना निकाल दे। तुम तो जानते ही हो ना कितने कड़क स्वभाव के हैं वो। मैं रोज देखता हूँ कैसे वे कर्ज लेने वालों को जलील करते हैं। तो फिर क्या करें, ऐसे तो घर चल नहीं पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। ऐसे ही दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी विधि का भाई गोपाल वहाँ आता है। गोपाल बहुत ही निकम्मा आदमी था। उसे बस लोगों से पैसा उधार लेकर खाना और फिर उनका पैसा न चुकाना यही काम आता था। गोपाल घर में आते ही रामू और विधि के पैर छूता है और बोलता है, कैसी हो दीदी, कैसे हो जीजा जी? मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, और बताओ कैसे आना हुआ? जीजा जी, मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। मदद? कैसी मदद? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है जीजा जी, घर में खाने को एक दाना नहीं है। मैं बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, लेकिन वह काम भी बंद हो गया। काफी धक्के खाने के बाद भी मुझे कोई और काम नहीं मिला। अगर बचपन में मैं थोड़ा पढ़ लिख लिया होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ रहा होता। घर में बच्चे भी भूखे बैठे हैं। तो तुम मुझसे किस प्रकार की मदद चाहते हो, बताओ? मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सेठ हजारी से कर्जा दिलवा दो। मैं पाई पाई चुका दूंगा। भगवान के लिए मेरा सहारा बन जाइए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सेठ जी से कर्जा नहीं दिलवा सकता। रहम कीजिए ना जीजा जी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे भूख से तड़प कर मर जाए और मैं भी उनके साथ ही मर जाऊं? कैसी बातें कर रहे हो गोपाल? सही तो कह रहा हूँ दीदी। जीजा जी मेरी बात मान जाइए ना, भगवान के लिए मुझे कर्जा दे दीजिए। गोपाल गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन रामू उसे कर्जा दिलाने के लिए हाँ नहीं बोलता है और गोपाल वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन कुछ लोगों द्वारा पता चलता है कि गोपाल ने नहर में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की है। कुछ लोगों ने उसे तैरकर समय पर बचा लिया है। ये खबर सुनते ही रामू और विधि जल्दी से गोपाल के पास जाते हैं, जहाँ उसकी बीवी बच्चे उसे लिपट लिपट कर रो रहे होते हैं। तभी रामू बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या? अपना जीवन प्यारा नहीं है जो ये सब कर रहे हो? तुम्हें काम नहीं मिल रहा तो काम की तलाश करो ना। आत्महत्या करके क्यों अपने बीवी और बच्चों पर अत्याचार कर रहे हो? तो क्या करूं मैं? सब यही समझते हैं कि मैं पैसा लेकर वापस नहीं दूंगा, इसलिए आप भी मेरी मदद करने से पीछे हट रहे हैं। जब कोई मेरी मदद ही नहीं करना चाहता तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। गोपाल का ये सारा झूठा ड्रामा आखिरकार रंग लाता है और रामू उसे सेठ हजारी से कर्ज लाने के लिए राजी हो जाता है। अगले ही दिन रामू गोपाल को लेकर सेठ हजारी के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो रामू, क्या बात है? सेठ जी ये मेरा साला है गोपाल, इसे कर्ज चाहिए। हाँ दे देंगे कर्ज। बताओ कितना कर्जा चाहिए? जी पूरे 5 लाख रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम? ठीक है दे देंगे, लेकिन अगर तुम रकम बिना दिए भाग गए तो? ऐसा नहीं होगा, मैं हर महीने पैसे जीजा जी के हाथ आपको भिजवा दिया करूंगा। मैं आपको या जीजा जी को कभी धोखा नहीं दूंगा। बस आप मेरी मदद कर दीजिए। रामू देख लो, तुम्हारे भरोसे मैं गोपाल को इतनी बड़ी रकम दे रहा हूँ, तुम्हें मंजूर है? हाँ सेठ जी मुझे मंजूर है। इतना कहकर सेठ जी गोपाल को पूरे 5 लाख रुपए का कर्जा दे देते हैं। पैसे लेकर गोपाल बहुत खुश होता है और घर चला जाता है। इसके बाद गोपाल खूब ऐश करता है। पहले 2 महीने के पैसे तो गोपाल समय पर रामू को दे देता है, लेकिन जैसे ही तीसरा महीना शुरू होता है तभी एक रात गोपाल अपने पूरे परिवार के साथ रातों रात गायब हो जाता है। रामू पुलिस स्टेशन जाकर गोपाल और उसकी फैमिली की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखा देता है। काफी दिनों की जांच पड़ताल के बाद भी गोपाल और उसके परिवार का कुछ भी पता नहीं चलता। ये सब होता देखकर रामू अपना माथा पीटते हुए बोलता है, अब क्या होगा? सेठ जी का कर्ज कौन उतारेगा? हे भगवान, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। गोपाल पर भरोसा करना मेरे लिए फिर से गलत साबित हो गया। मुझे 5 लाख की ठगी हो गई। अब मैं क्या करूंगा? कैसे सेठ जी का कर्ज उतारूंगा? मुझे पता है कि सेठ जी अब सारा कर्ज मुझसे ही वसूलेंगे। अजी शांत हो जाइए, आप एक बार सेठ जी से बात तो करके देखिए। बात करने से क्या होगा विधि? मुझे सब पता है कि हम दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं। रामू जैसे तैसे खुद को संभालता और सेठ के घर काम पर जाता है, जहाँ सेठ हजारी रामू से बोलता है, रामू सुना है तुम्हारा साला भाग गया है। देखो वह कहाँ भागा या फिर मर गया, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। अब तुम ही उसे यहाँ लेकर आए थे और तुम्हारा भरोसा करके मैंने उसे इतनी बड़ी रकम दी थी। अब यह सारी रकम तुम अपनी तनख्वाह से पूरी करोगे? ये आप क्या कह रहे हैं? इस हिसाब से तो मैं सालों तक आपके यहाँ काम करता रहूंगा, फिर भी यह ठगी का कर्ज पूरा नहीं होगा। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा मालिक? वह सब मुझे नहीं पता, मुझे अपना कर्ज पूरा चाहिए। इतना कहकर सेठ हजारी चला जाता है। बेचारा रामू अब बुरे तरीके से फंस चुका था। दिन गुजरते जाते हैं। हर दिन की तनख्वाह सेठ हजारी के पास कर्ज की किस्त के रूप में चली जाया करती थी। धीरे धीरे रामू की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने लगी थी। उसके परिवार वाले भूख से हर रोज तड़पने लगे थे। ये देखकर रामू रोते हुए बोलता है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। गोपाल ने सब कुछ झूठ बोल बोल कर मुझे और मेरे परिवार वालों को फंसा दिया। आज पैसा होते हुए भी मैं अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता। गोपाल की की हुई ठगी से मेरा अच्छा खासा चलता जीवन बर्बाद हो गया।
क्यों भगवान, हम गरीबों के साथ ही इतना अत्याचार तूने क्यों किया? अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूं? अगर काम से हट गया तो ठगी के कर्ज को कैसे पूरा करूंगा, और अगर कुछ और नहीं किया तो अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? कैसी दुविधा में फंस गया हूँ मैं, करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वक्त गुजरता चला जाता है, हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं। अब रामू दिन भर काम करता और शाम को हाथ फैलाकर लोगों के आगे मांग मांग कर अपने लिए और अपने परिवार के लिए भोजन जुटाया करता, पर अभी भी ठगी के कर्ज की आधी रकम भी नहीं उतर पाई थी। आधी अभी भी बाकी थी। ऐसे ही एक दिन रामू सेठ हजारी से ही बोलता है, सेठ जी, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती थी जो मैं गोपाल को आपके पास कर्ज दिलवाने के लिए ले आया। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी बड़ी ठगी करके भाग जाएगा। पर सेठ जी, इसमें मुझ गरीब की क्या गलती है? कम से कम इस कर्ज का कुछ हिस्सा तो माफ कर दीजिए, वरना मेरा परिवार भूख से ऐसे ही मर जाएगा। थोड़ा तो रहम कीजिए। तू अच्छे से जानता है रामू कि मैं अपने असूल का बहुत पक्का हूँ। मुझे मेरा पैसा वक्त पर चाहिए होता है, फिर चाहे तो अपनी किडनी बेचकर या अपना घर बेचकर या कुछ भी कर, मुझे मेरा कर्ज लौटा और जो मर्जी कर। अगर तुझे पता था कि गोपाल सही आदमी नहीं है तो तुझे पहले ही चौकन्ना रहना चाहिए था ना। इस कर्ज की तो तुझे भरपाई करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे हंस के कर या फिर रो कर। सेठ हजारी की बातें सुनकर रामू और ज्यादा परेशान हो जाता है। ठगी के कर्ज को उतारने के चक्कर में रामू का छोटा सा घर भी बिक जाता है, पर उसका कर्जा भी नहीं उतर पाता। हालात इस कदर खराब हो जाते हैं कि रामू और उसके परिवार की भिखारी जैसी हालत हो जाती है। तभी एक दिन गोपाल फतेहाल अपने परिवार के साथ गाँव वापस लौटा। गोपाल को देखकर रामू यूँ बोलता है, आ गए तुम, देख रहे हो तुम्हारी ठगी की वजह से मैं और मेरा परिवार की क्या हालत हो गई है। मैंने तुम पर यकीन करके सेठ हजारी से कर्जा दिलवाया और तुम सब कुछ मेरे ऊपर छोड़कर फरार हो गए। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए जीजा जी, मैं अपनी गलती की कितनी भी माफी मांग लूं, लेकिन वह कम है। यहाँ से जब मैं वो पैसे लेकर अपने परिवार के साथ भागा तो कुछ दिन तो हमने बहुत ऐश की, लेकिन फिर वह पैसा चोरी हो गया और देखो हमारी हालत भी क्या हो गई। अब मुझे एहसास हुआ है कि गलत का नहीं चीजा गलत ही होता है, इसलिए अब आपकी जगह मैं काम पर जाऊंगा और अपना सारा कर्ज उतारूंगा। अब तुम्हारे आने या ना आने से कोई फायदा नहीं है। मैं और मेरा परिवार तो बिखर ही गया। तुम्हारी एक ठगी की वजह से हमारी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। चले जाओ यहाँ से और दोबारा फिर कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेरा तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इतना कहकर रामू गोपाल को वहाँ से ही भगा देता है। इसके बाद रामू यूँ बड़े ही मुश्किल दिन बिता कर जैसे तैसे करके गोपाल की ठगी का कर्ज सेठ हजारी को लौटा ही देता है और फिर से अपने परिवार का पालन पोषण करना सुचारू रूप से चालू करता है।